जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब हम पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर विजय कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल इम्पल्स फिजिक्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी ही कृपा दुआ से हम भी स्वस्थ हैं। तो आते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए तीसरा लेक्चर लाया है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित है, यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होती है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में और विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैसे होती है, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वही हमें इसमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, आपके फर्स्ट वॉल्यूम या हो सेकेंड वॉल्यूम, पूरा फिजिक्स, इंटायर फिजिक्स अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि यही का सवाल देख लीजिए आप, 2 मार्क्स में CBSE या बिहार बोर्ड फिक्स है। अब हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव में फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन कुछ भी पूछ ले, तो मैं आपको लिखने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको उसको कवर करना है। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, या अपवाह वेग या अनुगमन वेग होता क्या है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं आपको पहले समझाता हूँ कि मैंने देखा था कि जैसे ही किसी कंडक्टर पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो सभी इलेक्ट्रॉन इधर उधर बिखरे पड़े थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए थे तो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि एक कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होने लगा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और उसके रिस्पेक्ट में एक करंट आपको मिलने लगा था, क्योंकि जैसे ही आवेश का प्रवाह होगा तो विद्युत धारा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो वही इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है उसको अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्यों कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों कहा जाता है, यही हमको देखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ आप लोग को, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए, जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब चालक में उपस्थित सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग से क्षेत्र की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं या गति करने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। इस वेग को
अपवाह, मैं अभी टर्म क्लियर करूँगा अपवाह क्यों कहेंगे। अपवाह या अनुगमन वेग कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। तो अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ जाएंगे किस प्रकार से ये अपवाह या अनुगमन की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो डेफिनेशन था आपका। आते हैं इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर देते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू एनी कंडक्टर, all electrons present inside the conductor starts flow in the opposite direction, of electric field, with certain velocity या constant velocity, with certain velocity. This velocity is called drift velocity. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका एक डेफिनेशन था कि भाई हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग या उसी को इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहें। ठीक है, तो मैंने इसको डिफाइन किया, बट डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होता है, तो हम लोग इसको अब इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से ये ड्रिफ्ट करता है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसट के या किसी के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी फोर्स मूव करना। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 केस लेके चलूँगा, जैसा कि यह है केस फर्स्ट, और उस समय मैं बताना हूँ, यानी कि अब यहाँ पे हम लेते हैं कि जब चालक पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आरोपित नहीं है, तब क्या होता है, तो तब सभी इलेक्ट्रॉन जो कि कहाँ होता है, चालक में मौजूद होता है, तब सभी इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक का मतलब होता है दोस्तों कि किस तरफ कौन जाएगा कोई निश्चित नहीं है। जैसे कि एक फुटबॉल खिलाड़ी फुटबॉल ग्राउंड में किधर भागेगा ये एक सर्टेन नहीं है, जिधर बॉल भागेगा बॉल किधर भागेगा ये भी सर्टेन नहीं है। तो अनिश्चित, यानी कि मक्खी की गति कह सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम। तो यादृच्छिक गति के कारण उसका परिणामी वेग शून्य हो जाता है। जैसे परिणामी वेग शून्य होता है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपसे बोलूँ कि क्राउड है, एक भीड़ है, तो भीड़ की कोई खास दिशा होगी दोस्तों? नहीं होगी, क्योंकि भीड़ में कोई भी व्यक्ति किधर भी जा रहा होता तो एक सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप मानो कि आर्मी को देखा होगा आपने, एकदम एक कतार में एक तरीके से लेफ़्ट राइट करते हुए मार्च करता है, तो उसमें एक डायरेक्शन होता है। जबकि एक भीड़ में, एक मेले में भीड़ हो, क्राउड में कोई दिशा नहीं होती। तो जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आरोपित करते हैं तो कुछ ये स्थिति होती है। मैं आपको बना के फिगर से दिखाता हूँ। ये जो चालक है, इस चालक में जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, अगर कोई फील्ड नहीं था जो उस पर फोर्स लगा था, तो वो इधर उधर बिखरा हुआ था, कोई किधर भी जा रहा था, किसी को कोई दिशा नहीं थी, यानी कह सकते हैं कि एकदम बिखरा पड़ा था।
और जब कोई ख़ास दिशा नहीं होगी तो आप दोस्तों क्या कहोगे कि उसका वेलोसिटी कोई निश्चित नहीं होगी, तो उसको शून्य लेते हैं। रैंडम मोशन यही है इलेक्ट्रॉन का, रैंडम मोशन। ठीक है, और इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शून्य होगी। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। मैंने बताया आपको कि जब कोई विद्युत क्षेत्र नहीं देंगे, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो। इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब यानी कि ई एक्सटर्नल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो बाहरी होगा, शून्य का मतलब कोई विद्युत क्षेत्र इस पर आरोपित नहीं किया गया, तब कुछ ये स्थिति है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए 2 सेकंड में जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आगे आते हैं दूसरे केस में कि अब इस पर एक फील्ड हम आरोपित कर देते हैं, उसके बाद की स्थिति देखते हैं कि क्या होता है। जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए, जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फर्स्ट केस जब कोई भी फील्ड अप्लाइड नहीं था। अब आते हैं सेकंड केस में और देखते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या अंतर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जब एक बाहरी विद्युत क्षेत्र यानी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र चालक पर आरोपित किया जाता है, तो तब क्या होगा दोस्तों, विद्युत क्षेत्र के कारण सभी इलेक्ट्रॉन एक बल महसूस करेंगे और क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक निश्चित वेग से गति करने लगेंगे। ठीक है, जब आरोपित किया जाता है तब सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तो जब गति कर रहा है तो जरूर कोई बल लगा होगा, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो आइए उस फिगर को भी देखते हैं। ये रहा मेरा कि जब इस कंडक्टर पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया है, कितना किया गया है, तो ई एक्सटर्नल नॉट जीरो का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देना। अब फील्ड की दिशा अगर ये है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन सभी किधर भागेंगे, फील्ड के विपरीत दिशा में, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेंगे, क्योंकि उसको कोई तो है जो फोर्स लगा के मजबूर कर रहा है एक निश्चित दिशा में एक साथ चलने के लिए। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है तो सभी बच्चे इधर उधर घूम जाते हैं और रैंडम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में आते तो सभी बच्चे बोर्ड की ओर, टीचर की ओर देखने लगते हैं। वही काम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है दोस्तों, और यही इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम लोग मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, वी डी फॉर ड्रिफ्ट। तो हुआ क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक सर्टेन डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से आती है इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उस समय रैंडम मोशन था और ये है ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसटना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आप जानते हैं कि ये इसमें एक एक्सेलेरेशन आ गया होगा, क्योंकि वेलोसिटी है तो एक एक्सेलेरेशन होगा, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है। तो F बराबर हमने आपको सिखाया था Q इंटू E, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसका काम कर रहा है, चार्ज कौन है, तो चार्ज आपका है E।
ये F। तो यहाँ से हम लोग जानते कि फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो माइनस ई। तो ए कितना होगा दोस्तों, तो ए हो जाएगा माइनस ई वेक्टर बाई एम। हम लोग एक्सीलरेशन निकाल लिए। अब एक टाइम निकालना है। जैसे कि दोस्तों जो सभी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर, तो वो आपस में टकराते भी हैं, और टकराने के बाद जितने समय के लिए वो रुकते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत समय अंतराल जो है यहाँ पर वो देखा जाता है। तो यहाँ पर टाउ जो है हम लोग लेंगे, इसको हम लोग विश्रांति काल कहते हैं, यानी सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, वो औसत समय अंतराल, विश्रांति काल। इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। जितनी देर के लिए वो इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है। और ये क्या होता है, तो एवरेज टाइम इंटरवल ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, उसके बाद देखते हैं। ये हुआ मेरा दूसरा। अब हम लोग फाइनल वेलोसिटी क्या मान चुके हैं, Vd। ठीक है, तो एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों लॉ ऑफ मोशन से। लॉ ऑफ मोशन में आपने थर्ड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा था कि v बराबर u प्लस AT। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं दोस्तों Vd, फाइनल वेलोसिटी तो Vd हो गई। शुरू में क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सीलरेशन कितना आया, तो ई बाई एम इंटू टाउ। जहाँ टाउ क्या है दोस्तों, तो टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है या एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हमारा जो आया Vd का फॉर्म वैल्यू वो आया माइनस ई एम इंटू टाउ। ठीक है दोस्तों, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर हम इसको मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉन की केवल वेलोसिटी कितनी हुई, तो ये होगी ई एम इंटू टाउ। अब दोस्तों ये रहा इसका परिमाण। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत समय अंतराल, इलेक्ट्रॉनों का औसत समय अंतराल, एक और बात है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि Vd बराबर माइनस ई एम इंटू टाउ। यहाँ माइनस साइन क्या बताता है, तो माइनस साइन दोस्तों ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा क्षेत्र की विपरीत होती है। क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट शब्द का मतलब हम आपको यही बताते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये मजबूर होकर सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग करता हुआ आगे की ओर बढ़ा। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवाह या अनुगमन वेग। ठीक है, तो चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को घबराना नहीं है। मैंने हमेशा बोला है कि एनसीईआरटी से न्यूमेरिकल्स हम चैप्टर के लास्ट में सभी करते हैं। साथ ही साथ आपको जिस भी टॉपिक पर हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है बताएंगे तो बता देते हैं। तो न्यूमेरिकल्स तो आपको कराते ही हैं, ऑफलाइन क्लासेस में भी खूब होंगे, यहाँ पर भी एनसीईआरटी के सभी न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। तो चलिए आते हैं, ये था आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं।
मैं बताऊंगा आपको। एक और टर्म हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। जब जब हम पे है उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई, जीना 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 रे पूरा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहरा, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरी प्रीत का, लाई लाई लाई, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, रंग तेरे गीत का है लाई। तो दोस्तों अब एक और टॉपिक हमको पढ़ना है। वो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कहते हैं हम लोग धारा, धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध। ये भी पूछा जाता है, अपवाह वेग में संबंध। दोस्तों ये भी आपके 2 मार्क्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि दोस्तों अभी जो आपको मैंने VD सिखाया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो और आपको मैंने जो सिखाया है J, करेंट डेंसिटी का मतलब J, इस दोनों में एक फार्मूला होता है, उसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप कि ये मेरा कोई कंडक्टर है, जिसमें क्या क्या है वो हम सब मान लेते हैं। तो ये रहा मेरा कंडक्टर, और ये है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मान लेते हैं A है। ठीक है, इसमें आपके पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ जो दोस्तों डिस्टेंस होगा, अगर मानते पूरा डिस्टेंस डेल्टा x है, तो ये होगा VD इंटू डेल्टा T, यानी कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम इंटरवल में आपका कवर कर जाएगा। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि क्या क्या है। तो इधर मैं मान लेता हूँ, माना कि किसी चालक में प्रति एकांक आयतन इलेक्ट्रॉन की संख्या तो कितनी है दोस्तों, स्मॉल n, कॉमा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है दोस्तों A। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A। प्रवाहित विद्युत धारा तो मान लेते हैं दोस्तों I है। अपवाह वेग यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो क्या है अपवाह वेग, वो मान लेते हैं VD है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एरिया है, करेंट है और VD है।
ठीक है, तो आते हैं, इतनी चीज़ें हमारे पास मिल गई हैं, VD है, तब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सीखा है कि जो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो आवेश प्रवाहित होगा वो कितना होगा, यही हमें देखना है। यानी कि टोटल चार्ज जो है इस एंड से इस एंड तक प्रवाहित होगा डेल्टा टी टाइम इंटर में VD वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस कितना है डेल्टा x, तो वही कितना होगा ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तब चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक डेल्टा टी समय में प्रवाहित आवेश का मान। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ही बताइए, डेल्टा क्यू मान लेते हैं चार्ज का, तो बताइए दोस्तों चार्ज कितने हैं, तो n है, क्या है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन है, एरिया कितना A है, और कितने टाइम के लिए, तो VD इंटू टाइम कितना लगा डेल्टा टी। आते हैं दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिए आप कि हमारे पास डेल्टा टी टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n होगा, इलेक्ट्रॉन से एरिया जितना है उतने एरिया से पास करेगा, स्पीड कितनी VD और टाइम कितना लगा है डेल्टा टी। अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर देखें, तो ये हो गया समीकरण 1, और अगर हम लोग को विद्युत धारा पूछ ली जाए कि विद्युत धारा कितना होगा, तो जानते हैं कि चार्ज में अगर समय से भाग करते तो करंट मिलता है, तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो विद्युत धारा होगी I बराबर डेल्टा क्यू बट्टे में डेल्टा टी। तो यहाँ होगा NEA इंटू VD इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा दोस्तों, तो I बराबर हमारे पास आएगा NEA इंटू VD। तो यहाँ से ये फार्मूला आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला हमारे पास जो आया वो फार्मूला दोस्तों करेंट, और इस तरफ है विद्युत धारा और इस है आवेग, अपवाह वेग, तो ये जो है विद्युत धारा और इधर अपवाह वेग हुआ। लेकिन हमें तो चाहिए था, हमें तो धारा घनत्व में चाहिए था, तो इसी इक्वेशन को और बढ़ा देते हैं अगर, तो हम लोग उधर से एरिया ले आके अगर इधर भाग कर देंगे, यानी ये एरिया A नीचे आ जाएगा I के, इधर बचेगा NE इंटू VD, और इसी I बट्टे A को हम लोग क्या बोलते हैं J, तो J बराबर हो जाएगा दोस्तों NEVD। ठीक है, तो यहाँ पर J भी वेक्टर होता है, VD भी वेक्टर है, तो यहाँ से एक फार्मूला हमारे पास आया, और यही रिलेशन हुआ आपका किसके बीच, तो यही रिलेशन है बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका फार्मूला आ गया हमारे पास, रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बट दोस्तों अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, यहाँ पर फाइनल है बट और बढ़ाएं, हमने आपको बताया था कि VD बराबर, VD का मैग्नीट्यूड कितना आया था EM इंटू टाउ। तो यहाँ से अगर इस मान को रख देंगे तो J बराबर NE तो रहेगा ही, लेकिन EE बाई M इंटू टाउ हो जाएगा, और यहाँ से जो होगा NE स्क्वायर EM इंटू टाउ। तो ये हो गया J का एक फार्मूला, यहाँ से भी आ गया। और भी इसको बढ़ा सकते हैं, तो हम लोग NE स्क्वायर टाउ बट्टे M, और इधर बगल में E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी रिलेशन हो जाए, तो बहुत तरीके से रिलेशन हो सकता है। तो चलिए यहाँ तक आ गया, उसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं फाइनल करता हूँ इसको आगे।
ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस डाटा को और बढ़ा देते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से हम इसको मिटाते हैं। लास्ट डाटा आप याद रखेंगे, उसी से आगे हम बढ़ेंगे और एक कंसेप्ट रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का लेके आएंगे। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने की बात। तो यहाँ से दोस्तों एक फार्मूला था मेरे पास, J इक्वल टू NE² τ/m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो यहाँ से जो एक फार्मूला आया था, तो यहाँ से जो एक कांस्टेंट, ये देखिए ये दोस्तों कांस्टेंट वैल्यू हो गया, यहाँ पर ये आएगा और इस कांस्टेंट वैल्यू को लोग सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से दोस्तों वेयर सिग्मा क्या होगा, जहाँ सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी और ये आया है NE² τ/m। ठीक है, NE² τ/m। यहाँ पर सिग्मा हो गया आपका कंडक्टिविटी, यानी उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी है भाई सिग्मा। तो कंडक्टिविटी अगर सिग्मा है तो रेसिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी जो होती है कंडक्टिविटी के अपोजिट को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं। ये हो जाता है 1/कंडक्टिविटी, 1/कंडक्टिविटी और 1/कंडक्टिविटी मतलब 1/सिग्मा। तो 1/सिग्मा करेंगे आप तो NE² τ/m और ये पलट के हो जाएगा m/NE² τ। ठीक है दोस्तों, तो रो से यहाँ से एक फॉर्मूला आया रो का m/NE² τ। ये भी फार्मूला मैं आपको ओम्स के लॉ में प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इस सभी सवालों पर अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो मैं सभी न्यूमेरिकल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप घबराएं नहीं और जितने ज़्यादा हो वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स में। 11 की क्लासेस भी चालू है तो उधर भी बच्चों में शेयर करें और जितने भी बच्चे होंगे सबको आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और इसके PDF भी आपको ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।